वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 9 के एक्सरसाइज। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म थ्योरी? थ्योरी की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? एक साइंटिफिक थ्योरी वेल सब्सटेंशियल बेस्ड ऑन द बॉडी ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस की बुनियाद पे बनाई जाती है। हैज बीन रिपीटेडली टेस्टेड, जो बार बार टेस्ट किया जाता है और कंफर्म किया जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अ थ्योरी इज कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ आइडियाज। कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ आइडियाज होता है एक्सप्लेनिंग द फिनोमेना इन नेचर, जो कुदरत के तरीकाकार को बयान कर रहा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑप्शन ए गलत है कि थ्योरी कोई गैस होती है, तो गैस तो नहीं होती। ऑप्शन सी भी गलत है कि वेरीफाई लॉज होते हैं प्रूवन टू, थ्योरी के बाद लॉ बनता है, लॉ के बाद थ्योरी नहीं बनती। तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी को देते हैं, अ थ्योरी हाइपोथेसिस दैट यूज लॉज, ठीक है ना, एन ऑब्जर्वेशन मेक इज ऑप्शन। तो थ्योरी कोई हाइपोथेसिस नहीं होती, ठीक है। इट्स मीन दैट ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 2, which statement below correctly identified the difference between law and theory? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है लॉ और थ्योरी में? जैसे हम जानते हैं कि लॉ होता है नेचुरल फिनोमिना, कुदरती फिनोमिना, कुदरत में क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। डिस्क्राइब व्हाट हैपन, कुदरत में क्या चीज़ हो रही है, वो सब कहते हैं लॉ। और क्यों हो रही है, थ्योरी इस पे लिखती है वाई नेचुरल फिनोमिना कर, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे हो रही है। तो ऑप्शन ए देखें, लॉ डिस्क्राइब द फिनोमेना, लॉ डिस्क्राइब करता है फिनोमेना को। थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई द फिनोमेना इज इट, वो थ्योरी बताती है कि फिनोमेना क्यों होती है, कैसे होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एंड पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर, लॉ बताता है कि कैसे रिलेशनशिप पैटर्न कुदरत में हो रहे हैं। ऑफन फ्रॉम फॉर्म मैथमेटिकल इक्वेशन भी इसमें यूज हो जाती है। वाइल थ्योरी प्रोवाइड करती है अंडरलाइंग एक्सप्लेनेशन, वो थ्योरी बताती है कि एक्सप्लेनेशन कैसी है। तो द पैटर्न है रिलेशनशिप, वो पैटर्न और रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन कि वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो बताती है हमें थ्योरी। और क्या हुआ है वो हमें बताता है लॉ। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 3, व्हाई डू साइंटिस्ट डेवलप अ हाइपोथेसिस बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च? तो साइंटिस्ट रिसर्च करने से पहले हाइपोथेसिस क्यों डेवलप करते हैं? इससे पहले देखते हैं हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस अ प्रिसाइज टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है व्हाट द रिसर्चर प्रेडिक्ट, जो रिसर्चर प्रेडिक्ट करते हैं विल बी द आउटकम ऑफ द स्टडी, कि उस स्टडी की क्या आउटकम होगी, या हम जो रिसर्च करेंगे उसकी आउटकम क्या क्या हो सकती है। वो ट्रू भी, उनकी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऑप्शन बी में देखें, इट हेल्प टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स, ये बताता है कि हम जब रिसर्च करेंगे तो उसकी आउटकम्स क्या होंगी। प्रेडिक्ट आउटकम्स, आउटकम क्या होंगी। और ये डिफाइन कर देता है पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च के, क्या चीज़ आप सर्च करेंगे और उसकी पैरा आउटकम्स क्या होंगी। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो हाइपोथेसिस को दोबारा देखते हैं। हाइपोथेसिस प्रोवाइड द टेस्टेबल स्टेटमेंट आर प्रेडिक्शन, टेस्टेबल स्टेटमेंट या प्रेडिक्शन दैट गाइड द डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो बताता है कि हमने कैसे एक्सपेरिमेंट करने हैं, हमें गाइड करता है, हमें डिजाइन करने में एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पहले से सोच लेते हैं। helping research and focus their observation and determine the scope of their study, जो रिसर्चर को हेल्प करता है कि अपनी ऑब्जर्वेशन पे फोकस करें और अपनी स्टडी के स्कोप को डिटरमाइन करें। एमसीक्यू नंबर 4, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन स्टडी द ग्लासेस हेल्प टू पीपल सी, लोग ग्लासेस पहनते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, तो कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट एंड इंटरेक्शन विद लेंसेज, लाइट को स्टडी करना और लेंसेज में वो कैसे इंटरेक्ट करती है, एक लेंस से गुजर के दूसरे जगह कैसे जाती है, विच एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्लासेस, ठीक है ना, हाउ ग्लासेस वर्क करती हैं या हाउ ग्लासेस करेक्ट करते हैं हमारी विजन को, हमें देखने में मदद करते हैं। तो इसके लिए जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स यूज होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। आंसर नंबर 5, व्हेन स्टडिंग कि एयर कंडीशन हमारे घरों को, हमारे रूम्स को, हमारे ऑफिस को कैसे ठंडा करते हैं, तो हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच स्टडी कर रहे होते हैं? तो डेट इज थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन ए। थर्मोडायनेमिक्स डील विद द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर,
कौन सा ऑफ हीट ट्रांसफर, एनर्जी एंड वर्क विच आर की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ एयर कंडीशन ऑपरेट। आगे और इसको समझने के लिए हमारे पास चार लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और तमाम में हम करते हैं कि हीट, एनर्जी और वर्क कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मोडायनेमिक्स। एमसीक्यू नंबर 6, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको जो डील करती है उस ब्रांच को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। Nuclear physics cause the component and behavior of atomic nuclei and including particles। atomic nuclei के behavior और उसके component को define करता है, उसमें particle हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को स्टडी करते हैं। तो this is called the branch of physics which is nuclear physics। एमसीक्यू नंबर 7, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करती है? तो वो ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स इज द फंडामेंटल टू इंजीनियरिंग, ये प्रोवाइड करती है हमें प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ इंजीनियर, जिसकी वजह से इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर को, मशीन्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को और बहुत से दूसरे फिजिकल सिस्टम्स को। तो कौन सी ब्रांच होगी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में? वो है फिजिक्स, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 8, फिजिक्स कौन सी साइंस की ब्रांच है? तो फिजिक्स ब्रांच है फिजिकल साइंस की, क्योंकि फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग सिस्टम्स को, इंक्लूडिंग, ठीक है ना, फिजिकल साइंस की ब्रांचेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ साइंसेज, ठीक है ना। तो हमारी जो फिजिक्स है वो ब्रांच है फिजिकल साइंस की, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Short response question. Question number 1. Define the following branches of physics. Biophysics. The branch of physics that applied the principle and method of physics. जो apply करती है principle and method, physics के method और principle किसके ऊपर? ताकि हम understand कर सकें biological systems पे और बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, सच एज हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा है, सेल और ऑर्गन्स पे कैसे फिजिक्स अप्लाई होगी। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट अप्लाइड द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड biological system and process such as structure and behavior of molecules, cells and organisms। दूसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the study of physical properties and behavior of celestial bodies and phenomena in the universe, such as stars, planets, galaxies, and black holes। हमारे स्पेस, हमारे कॉस्मोस में जितने भी यूनिवर्स में बॉडीज हैं, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, उसका फिजिकल फिनोमेना स्टडी करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाती है एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज को और लाइट कैसे चीज़ों से इंटरेक्ट करती है उसको स्टडी करना हमारे प्रॉपर्टीज है, इंक्लूडिंग जिसमें हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड क्रिएशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं हम, लेंसेज, ग्लासेस, मिरर वगैरह, तो ये तमाम के तमाम आ जाते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड ऑप्टिक्स। नेक्स्ट ब्रांच में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, the branch of physics that extend classical mechanics to include the effect of relativity, particularly when dealing with object moving with speed close to speed of light। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो हमने एक्सटेंड कर दी है मैकेनिक्स को, अब हम चले गए हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्लो जो मूव कर रहे हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, उनको स्टडी करना, वो कहलाता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? अगर हम कंपेरेटिव टू रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो हमारे लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, हत्ता कि जो बॉडीज अर्थ पे हैं उनके लिए टाइम बहुत नॉर्मल जाएगा, तो जिसकी वजह से जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रही होगी वो फ्यूचर में जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को स्टडी करना हमारे पास आ जाता है रियलिस्टिक मैकेनिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट फोकस ऑन कंपोनेंट एंड बिहेवियर ऑफ एटम, एटम के कंपोनेंट उसके बिहेवियर पे फोकस करे,
न्यूक्लियाई जिसमें इंक्लूडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी और फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनको स्टडी करें तो ये हमारे पास कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। अकोस्टिक, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द साउंड, जो साउंड को स्टडी करती है। साउंड में इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, कैसे साउंड प्रोड्यूस हुई है, कैसे साउंड ट्रांसमिट होती है, एंड साउंड के इफेक्ट क्या होते हैं। अकोस्टिक कवर अ वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना, बहुत बड़ी रेंज ऑफ फिनोमेना कवर करती है। फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से भी उसमें कवर करती है, टू साउंड वेव, और वेरियस मीडिया को भी कन्वर्ट करती है। और अकोस्टिक कवर करती है इंफ्रासाउंड को, जो हम नहीं सुन सकते, ऑडिबल साउंड जो फ्रिक्वेंसी हम सुन सकते हैं। इंसान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंडिंग भी इसी में कन्वर्ट होते हैं। इसी ब्रांच में हम कवर करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अकोस्टिक, यानी साउंड की ब्रांच को हम कहते हैं अकोस्टिक। नेक्स्ट ब्रांच हमारी कंप्यूटेशनल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूज न्यूमेरिकल मेथड्स एंड algorithm टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम। इस कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड या एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स, दैट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व एनालिटिकली, जो हम सीधे आम तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर टू स्टिमुलेट एंड मॉडल फिजिकल सिस्टम, इसमें हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी फिजिक्स की प्रॉब्लम, जैसे हम एक्सरसाइज की फिजिक्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं फिजिक्स के मुख्तलिफ लॉज लगा के, तो वो भी आ जाएगा कंप्यूटेशनल फिजिक्स, जिसमें न्यूमेरिकल मेथड और ऑलरिथम, हम फिजिक्स के मेथड, फिजिक्स के हम कैलकुलेशन यूज करते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए हमें फिर कंप्यूटर और मॉडल फिजिकल सिस्टम को यूज करना पड़ता है, ताकि हम उसे एक एक्चुअल रियलिटी में उसको सॉल्व करके दे सकें। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। Question number two, define term theory and law. Also give example theory. A theory is a well-supported explanation of some aspect of natural world. Natural world के aspect को बहुत हम support करके explain करते हैं। Observe, for example, the theory of gravity explain why object fall toward us. Theory बताती है कि क्यों object जमीन की तरफ गिरते हैं। The theory of evaluation एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि ज़मीन पे लाइफ कैसे फैली, इसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन करती है। और लॉ क्या होता है? लॉ इज द स्टेटमेंट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, इट ऑफन एक्सप्रेस मैथमेटिकली। लॉ को ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप के बारे में बताता है और इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते थे, जैसे न्यूटन लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें आ जाएगा दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने एमसीक्यूज में भी सीखा था कि लॉ होता है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, कैसे हुआ, मैथमेटिकल रिलेशन के साथ एक्सप्लेन करता है। और थ्योरी होती है क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ऐसे डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि थ्योरी की डेफिनेशन आप लिखते हैं, थ्योरी द वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बेस एंड ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, और साथ में लाइन लगा के यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं। लॉ इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेशन क्वांटिटीज ऑफन एक्सपीरियंस इन मैथमेटिकल टर्म्स, और साथ में फिर एक दोनों के आप एग्जांपल्स ऐसे लाइन लगा के दरमियान में एग्जांपल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है, प्रेडिक्शन होती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के रिलेशन के बारे में हमें कोई हाइपोथेसिस, कोई टेस्टेबल स्टेटमेंट दे देते हैं जो भी साबित नहीं किया हमने कि वो ठीक है या गलत है। तो हाइपोथेसिस सर्व करती है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंट हमारे कहाँ से शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन हमारी कैसे शुरू होगी और उसको कैसे लेके जाएंगे। वेयर सर्चर कैन टेस्ट इस वैलिडिटी थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, और हमने जो टेस्टेबल स्टेटमेंट हमने हाइपोथेसिस की है, वो रिसर्चर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद बता डिस्क्राइब करते हैं, उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं कि वो ठीक है या गलत है। हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है कि कैसे बड़े ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट, कैसे बड़े बड़े बिग ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, है ना।
और क्वांटम क्योंकि मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल के है तो ये बताता है हाउ टीनी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट मूव। क्लासिकल स्केल एक्सप्लेन नहीं करता वेव पार्टिकल बिहेवियर को, हालांकि क्वांटम स्केल बहुत छोटी चीजें एक्सप्लेन कर देता है, तो ये वेव और पार्टिकल बिहेवियर उसका वाइस वर्सा भी एक्सप्लेन करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स थिंग्स मूव स्मूथली, हर चीज स्मूथली एक रिदम के साथ मूव करती है। क्वांटम मैकेनिक्स से थिंग्स कैन चेंज इन सडन स्टेप, तो थिंग्स सडन स्टेप में चेंज हो सकती है। क्लासिकल कहती है कि स्मूथ, ये स्मूथली ऊपर जाएंगे, स्मूथली नीचे आएंगे, लेकिन क्वांटम कहती है नहीं, ये सडन स्टेप्स होते हैं, सडन स्टेप्स होते हैं उसमें थिंग्स मूव करती हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स को कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इन क्वांटम एंड मैकेनिक्स में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्मूथली ऊपर जाएगा, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसका नेक्स्ट स्टेप कितना बड़ा होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि व्हाट हैपेंड दैट वी कांट ऑलवेज प्रिडिक्ट, हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स बड़े ऑब्जेक्ट को डील करता है, तो बड़े ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मैक्रो, एम ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को ये डील करता है। और क्वांटम मैकेनिक्स छोटे ऑब्जेक्ट को डील करता है, तो इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ये डील करता है, उसके मोशन को बताता है। यहाँ पे बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन मैक्रो, छोटे ऑब्जेक्ट का मोशन माइक्रो। क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल, हमने पढ़ लिया कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन वेव पार्टिकल ड्यूलिटी और इसके वाइस वर्सा को क्वांटम मैकेनिक्स डील करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स बताता है सिस्टम कंटिन्यूस है, स्मूथ है, ठीक है ना, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि डिस्क्रीट है, ये स्टेप्स में होता है, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ लिया क्लासिकल मैकेनिक्स फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। Question number 5. What determines the validity of the theory? Validity of theory is determined by its empirical support, predictive accuracy, and consistency with the existing knowledge. तो थ्योरी की वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, हमारे पास जो नॉलेज है उस पे कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, यानी कि हाँ बार बार वो एप्लीकेबल है ना, हर जगह पे ये थ्योरी एप्लीकेबल होनी चाहिए। लेकिन दूसरा, थ्योरी को फाल्सिफाई भी किया जा सकता है, इट कैन बी फाल्सिएबल, यानी कि गलत भी फ्यूचर में प्रूव किया जा सकता है, और रिप्रोड्यूसिबल, इसे इम्प्रूव भी किया जा सकता है, विच रिजल्ट कंफर्म बाय द इंडिपेंडेंट सर्चर। हर सर्चर अपने तौर पे ज़्यादा तौर पे उस पर सर्च करता है, और उससे पता चलता है कि ये फाल्सिफेबल है या रिप्रोड्यूसिबल है, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। Acceptance by the scientific community also strengthens its validity। अगर तमाम रिसर्चर, मुस्लिम साइंटिस्ट अपने तौर पे इस पर एक्सपेरिमेंट करें और वो साबित हो जाए, तो फिर हम उसकी वैलिडिटी मजीद ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है। Question number 6. Which part of the study is not handled by the classical study of physics? Classical study of physics आजकल किस स्टडी को हैंडल नहीं करती? The classical study of physics does not handle phenomena at a very small scale। वो छोटे स्केल जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स, उसको हमारी क्लासिकल स्टडी हैंडल नहीं करती, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स एक अलग चीज़ हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फिजिक्स से अलग है। एट वेरी हाई वेलोसिटी, और बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी, नियर द स्पीड ऑफ लाइट, नियर द स्पीड ऑफ लाइट जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक्सप्लेन की है, उसको भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं करती थी। और द बिहेवियर ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उनको भी ये डील नहीं करती, जैसे कि चॉटिक सिस्टम है, मैनी बॉडी प्रॉब्लम है। दिस एरिया आर इंस्टेड एड्रेस्ड बाय द मॉडर्न फिजिक्स, ये तमाम एरियाज ये मॉडर्न फिजिक्स ने एड्रेस किए, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और चॉस थ्योरी शामिल है। ये क्लासिकल फिजिक्स इन एरियाज को कवर नहीं करती, इनको मॉडर्न फिजिक्स कवर करती है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।